कनाडा ने 2024 में जितनी भी चेंजेस की हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा को लेकर है, वर्क वीज़ा को लेकर है, पीआर को लेकर है, तो सब में एक टर्म जो है वो कॉमन है। हालांकि 3 वर्ड्स की जो टर्म है, लेकिन इसने पूरे के पूरे कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम को हिला के रख दिया है। और इस टाइम पे कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम जो है, इसको सेंटर में रख के सारा ताना बाना इसके राउंड जो है वो बुनने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन डिमांड कोर्सेज की या इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की। मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ एक रील शेयर किया था, स्टूडेंट्स को ये बोला था कि हमारे पास हमने काफ़ी मेहनत के साथ इन डिमांड कोर्सेज निकाले हैं, तो आप अपना कोर्स वहाँ पे छोड़ के हमसे पूछ सकते हैं कि इन डिमांड है कि नहीं है। उस रील के अंडर 2000 से ज़्यादा कमेंट हो चुके हैं। ये इतना बड़ा इस टाइम पे मुद्दा है। तो इस पॉडकास्ट का टॉपिक भी यही है कि क्या इन डिमांड कोर्सेज हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, इन डिमांड कोर्सेज में जो भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से आते हैं, क्या वो फील्ड इस टाइम पे कनाडा में इन डिमांड में है, या आने वाले टाइम में भी क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, जिनको 2-3 साल अपनी स्टडी कंप्लीट होने में लगेंगे, तो क्या तब तक जो इन डिमांड कोर्सेज है वो सेम रहेंगे या चेंज होते रहेंगे। इसमें काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में इसको करना पॉसिबल नहीं था। तो इस जो है पॉडकास्ट में सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये बता दूं क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। इन डिमांड कोर्सेज बेसिकली क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज इन डिमांड में हैं, किस तरीके से, अगर आपका कोर्स एक जगह पे इन डिमांड में नहीं है तो किस तरीके से आप फिर भी कनाडा में जो है रह सकते हैं, वहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं, ये भी करेंगे। और इसके रिगार्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ सब बहुत बड़े डाउट हैं, तो उनको भी मैं सारों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये पॉडकास्ट टोटली इन डिमांड कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में एंड तक चलते चलते आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सारे के सारे वो दूर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, एंड तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सुन के समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो नीचे लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और पॉडकास्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जिनको ये नहीं पता है कि इन डिमांड बेसिकली ऑक्यूपेशन या कोर्स की ये टर्म कहाँ से आ रही है, वो मैं बता देता हूँ। बहुत टाइम से कनाडा में बहुत लोग जा रहे थे, चाहे किसी का आर्ट्स सब्जेक्ट था, किसी का बिजनेस था, कोई साइंस से आता था, कोई किसी का मैथमेटिक्स था, तो अलग अलग फील्ड के सारे जो है स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे थे। इसी तरीके से जो हर एक फील्ड में वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत थी, तो वर्क वीज़ा पे भी लोग जा रहे थे। लेकिन पिछले 2020 की अगर बात करें, 2020 में कोविड आया। कोविड के बाद इन्होंने बहुत सी ऐसी रिलैक्सेशन दी, बहुत से ऐसे चीज़ें की जो वर्कर्स के फेवर में गई। अब जब फेवर में गई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी टाइम पे पीआर का जो स्कोर, ओवरऑल स्कोर, इन्होंने 39 तक, यानी कि आप एक्सप्रेस एंट्री में 39, 100 से नीचे, एक दो ड्रॉ इन्होंने निकाले थे, जो 100 के नीचे अगर आपका स्कोर था तो उस टाइम पे अगर आपकी फाइल वहाँ पे थी, आपका नंबर आ सकता था, तो आप पीआर हो सकते थे। इस तरीके का जो 2020 के बाद इतनी बड़ी गिनती में जो है वो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की जो है शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो कनाडा में एक तरीके से बहुत बड़ी ये एक बहस छिड़ गई, एक आर्गूमेंट होने लगा कि कनाडा में जो हाउसिंग है, जो महंगाई है, जो कनाडा में इस टाइम पे हेल्थ केयर का सिस्टम इतना बुरा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे इमिग्रेशन है। इसका बड़ा रीज़न इमिग्रेशन है, क्योंकि बहुत से लोग जितनी गिनती में नहीं आने चाहिए थे वो उतनी गिनती में आ चुके हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे पीआर पे आए हैं, चाहे रिफ्यूजी हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत से लोग वहाँ पे पहुँच गए, इकट्ठा हो गए। तो इमिग्रेशन को कहीं ना कहीं पे उन्होंने इसको नेगेटिव ले गए, वहाँ के लोग भी, पॉलिटिशियन भी। तो इमिग्रेशन के मत्थे सारा कुछ मढ़ दिया गया। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आगे चल के जो पॉलिसी, जो हम 2024 में जिनकी चेंज देख रहे हैं, शुरू से लेकर इतनी बड़ी चेंजेस, 2 या 3 महीने नहीं निकलते हैं, कनाडा कोई ना कोई चेंज अनाउंस कर देता है। तो वो जो अनाउंसमेंट हो रही हैं वो इस सारी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हो रही है। तो इसमें एक चीज़ निकल के आई कि अगर कनाडा को इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है,
अगर कनाडा ने अपने आप को बैलेंस करना है, जितने लोग वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितने लोग उनकी कम्युनिटीज़ में अब्जॉर्ब हो सकते हैं, उनके हेल्थ केयर में अब्जॉर्ब हो सकते हैं, हाउसिंग बिना किसी दिक्कत के जितने लोगों को वो वहाँ पे रख सकते हैं, वो कौन लोग होने चाहिए। तो जब ये एनालिसिस किया गया, सारा कुछ होया, तो वहाँ पे एक टर्म निकल के आई, इन डिमांड कोर्सेज या इन डिमांड ऑक्यूपेशन। तो कनाडा की इमिग्रेशन ने या कनाडा की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जिन लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है, और वो कौन लोग हैं, जिन लोगों की वहाँ पे काम में ज़रूरत है, बिजनेस में ज़रूरत है, जॉब्स में ज़रूरत है, वहाँ पे जॉब्स में जो इस टाइम पे बहुत डिमांड में है जॉब्स, तो वो लोग चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हैं, चाहे उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल डाली हुई है, तो उन्हें कहीं ना कहीं पे प्रेफरेंस मिलेगी। तो वहीं से ये टर्म निकल के आई, इन डिमांड कोर्सेज या इन डिमांड ऑक्यूपेशंस। तो इसमें हम इन डिमांड कोर्सेज या ऑक्यूपेशन की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब बात करते हैं इन डिमांड लिस्ट की। ये तो हमें पता चल गया कि इन डिमांड में अगर आप हैं, क्योंकि कनाडा का जो सिस्टम इस टाइम पे हुआ है, स्टडी, जैसा मैंने वीडियो में बोलता हूँ, स्टडी, वर्क और पीआर तीनों को इन्होंने अलाइन कर दिया है। स्टडी भी आपको उसी कोर्स में करनी है जिस कोर्स की आगे चलकर वहाँ पे डिमांड है। वर्क का आपको एक्सपीरियंस उसमें लेना है जिसकी वहाँ पे डिमांड है, वर्क मिलेगा भी उसी में आपको, और पीआर भी उसी को देंगे जिनकी वहाँ पे डिमांड है। तो ये सारा चीज़ उन्होंने अलाइन कर दी है। तो हमें इन डिमांड लिस्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से या इमिग्रेशन की तरफ से कोई भी इन डिमांड लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। उसका रीज़न है कि ये इमिग्रेशन का टॉपिक नहीं है। जो ये लिस्ट यहाँ से आती है वो इमिग्रेशन के अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। बहुत से और अदारे हैं, जॉब बैंक हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और इनकी जो ESDC की जो LMI ये अप्रूव करते हैं, तो बहुत से वहाँ पे ऐसे जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं जिनके द्वारा ये टाइम टू टाइम बताया जाता है कि कनाडा में ये जो कोर्सेज हैं या ये ऑक्यूपेशन जो हैं वो डिमांड में है। अगर आपने इस चीज़ की स्टडी की है, आपके पास इसका एक्सपीरियंस है, तो आपको कनाडा में जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं। तो कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। तो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारा जॉब बैंक, स्टैटिस्टिक्स इंडिया, ESDC ऐसी वेबसाइट जो हैं जहाँ से हमें ये डाटा मिल सकता है। आप भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपना वहाँ पे कोर्स डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि क्या आपका कोर्स इन डिमांड है। उनको अलग अलग उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, इन डिमांड कौन से हैं, बैलेंस कोर्स कौन से हैं, जिनकी बिल्कुल डिमांड नहीं है, जहाँ वहाँ पे सरप्लस में हैं वो कौन से हैं। और आगे इसको भी आगे आप जाके प्रोविंस वाइज भी देख सकते हैं। सारा डाटा वहाँ पे भरा पड़ा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीक्रेट है कि भाई ये इस बंदे को पता होगी या इस बंदे को पता होगी या वही हमें बता सकता है। तो ये आप भी जाके देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो मेरी टीम ने प्रॉपर पूरा एक वीक इस पे मेहनत की है, और हमने कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स के, जहाँ वर्कर से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, जहाँ ऑक्यूपेशन है जिनमें वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, इंडिया से जाते हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट जो जाते हैं, तो वो कैटेगरी बेसिकली जहाँ वो कोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली हम देखें कि किस कैटेगरी में आते हैं, इन डिमांड में आते हैं, बैलेंस में आते हैं, जहाँ सरप्लस में आते हैं। तो इसमें मैंने 3 कैटेगरीज बेसिकली बनाई हैं कि एक तो इन डिमांड, बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे लोग वहाँ पे कम हैं इन ऑक्यूपेशन के, और जॉब ज़्यादा है। दूसरे बैलेंस, बैलेंस का मतलब ये है कि वो ओवर डिमांड भी नहीं होते हैं और वो अंडर डिमांड भी नहीं होते हैं। उनकी डिमांड रेगुलरली बनी रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम पे उनके बंदे मिलना बंद हो जाते हैं, और एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि जो उसमें है बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो बैलेंस है। और तीसरा सरप्लस है। इसमें वो है जो बहुत ज़्यादा सरप्लस में है, जिसमें और लोगों के घुसने की या और लोगों के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 3 कैटेगरी हम लेके चलेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगर इन डिमांड की बात करें कि इस टाइम पे पूरे इन डिमांड में कौन से हैं, वैसे तो आपको वो पता है, फिर भी मैं एक बार उसको कर देता हूं आपके। सबसे पहले स्टैम्प वाले हैं, सारे स्टैम्प वाले नहीं हैं, ये भी मैं आपको, क्योंकि बैलेंस में जब मैं आपको बताऊंगा ना ये सारा कुछ, तो बैलेंस में कई ऐसे होंगे जो आपको देखेंगे कि आप इंजीनियरिंग वाले जहाँ साइंस वाले भी बैलेंस में पड़े हैं, वो इन डिमांड में नहीं है। तो ये अगर आप स्टेम कर लेते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जा जाते हैं,
आपने कुछ भी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आप इन डिमांड में होंगे। मैं डिफरेंस उसमें भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इन डिमांड की बात करें तो स्टेम वाले हैं। तो स्टेम वालों में अगर हम बात करें, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले हैं, एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट्स हैं। तो ये इंजीनियरिंग वाले जो हो गए। इसके अलावा अगर हम जो बात करें, इसके अलावा जो ट्रेड वाले हैं, ट्रेड, क्योंकि इस जो स्टेम के अलावा ट्रेड वाले भी बहुत जाते हैं, तो उसमें प्लम्बर आ गए, कारपेंटर आ गए, कंस्ट्रक्शन वाले आ गए, इलेक्ट्रीशियन आ गए, हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन वाले आ गए, रेलवे एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स आ गए। तो ये सारे जो हैं वो ट्रेड और जो साइंस से आते हैं वो इन डिमांड में हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, ये सारे इन डिमांड में हैं। जो हम स्टेम में एम बोलते हैं, मैथमेटिक्स, वो सारे के सारे इन डिमांड में, जिसमें मैथमेटिशियंस आ गए, स्टैटिस्टिशियन आ गए, और जो भी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए अलग अलग, क्योंकि ये इसीलिए इन डिमांड में है। ये नहीं है कि इनकी वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जहाँ वहाँ पे इनके पास जॉब वैकेंसीज बहुत हैं, ये नहीं है। जॉब वैकेंसीज बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम लोग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिमांड कम होते हुए भी सप्लाई उससे भी ज़्यादा कम है। ये भी आपको फैक्टर समझना होगा कि अगर आपका जो कोर्स है वो बहुत कम वहाँ पे वैकेंसीज हैं, लेकिन करते और भी कम लोग हैं, तो वो इन डिमांड में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सप्लाई यानी कि जो लोग उसको कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं, वो इन डिमांड में नहीं रहेगा। तो इसमें ऐसे भी कुछ ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्टेम और जो हम अगर बात करें ट्रेड वालों की, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो आप हेल्थ केयर वाले हो गए, जिसमें लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज हो गए, नर्सिंग का तो हर जगह पे है, पैरामेडिकल ऑक्यूपेशन वाले हो गए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हो गए, नर्स एड्स हो गए, जो नर्सिंग के साथ जो एड्स का काम करते हैं, बेसिकली वो नर्सेज नहीं होती हैं लेकिन वो उनको हेल्प करते हैं, वो हो गए। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट हो गए। इसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में, जो भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड, आप चाहे कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे आप कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो डिसेबल वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जो संभालते हैं, उनकी जो केयर करते हैं, वो सारे हो गए। इसके बाद होम सपोर्ट वर्कर, इनका अलग से एक इन्होंने स्ट्रीम भी निकाली थी होम सपोर्ट वर्कर की, जिसके अंडर जाके आप अप्लाई कर सकते थे। हाउसकीपर आ गए, तो ये सारे आ गए। नर्सिंग कोऑर्डिनेटर आ गए, सुपरवाइजर आ गए। इसके अलावा जनरल प्रैक्टिशनर एंड फैमिली फिजिशियंस आ गए, जो वहाँ पे डॉक्टर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें 3 जो प्रोविंसेस हैं उनमें दौड़ लगी हुई है कैसे इनको अट्रैक्ट किया जाए। उन्होंने अलग अलग इंसेंटिव भी इनको ऑफर किए थे। तो इस तरीके से जो हेल्थ केयर है वो अपने आप में बहुत बड़ा इस टाइम पे एक रोल रखता है। इसमें पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो गए, सोशल सर्विस वर्कर हो गए, अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो वो भी इन डिमांड है में है। तो ओवरऑल अगर बात करें, वैसे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, हर एक को बता सकता हूँ, लेकिन ये जो मोटा मोटा है ये आप अगर इस एरिया से आते हैं तो आप इन डिमांड में इस टाइम पे हैं। अब इसके अलावा कुछ और ट्रेड बता देता हूँ जो हैं। आर्किटेक्ट्स हैं, इसके अलावा डाइटिशियंस हैं, इसके अलावा जो पैरामेडिकल मैंने आपको बता दिया, ट्रक ड्राइवर हैं वो भी इन डिमांड में है इस टाइम पे, बचर्स हैं, मीट कटर्स हैं, वो भी इन डिमांड में है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले जो आपको बताए वो कहीं ना कहीं पे सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर से वो करते थे। अगर अनस्किल्ड की बात करें, जैसे बुचर आ गए, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर आ गए, तो ये फिश एंड सी फूड प्लांट वर्कर आ गए, ये वो सारे के सारे हैं जो अनस्किल्ड में आ जाते हैं। यही नहीं है कि स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, वहां पे अनस्किल्ड वर्कर्स की भी जरूरत है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले इन्होंने एक पाथवे निकाला था कि हम जो टीयर 4 और 5, ये टीयर 4 और 5 वाले वर्कर हैं, तो उनके लिए इन्होंने अलग से पाथवे निकाला था कि अब आप वहाँ पे पीआर हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे बड़ी गिनती में जो अनस्किल्ड हैं उस लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसका एक रीज़न है क्योंकि वो जो कैनेडियन वहाँ पे पीआर हैं या सिटीज़न हैं, वो आमतौर पर हाई लेवल की जॉब, जिसको हम कहते हैं स्किल्ड जॉब, वही प्रेफर करते हैं। तो जो लोग वहाँ पे सेमी स्किल्ड या जो अनस्किल्ड जॉब्स हैं
उनके लिए उनको फॉरेनर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये इन डिमांड रहती है। तो ये सारे के सारे हो गए एग्रीकल्चर वाले सर, इसीलिए एग्रीकल्चर जो है वो मेन आता है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले वर्कर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पे अनस्किल्ड में आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आप इन डिमांड में लगा के चल सकते हैं। स्टेम वाले हो गए, ट्रेड वाले हो गए, ये मैंने जो कहा आपको अनस्किल्ड वर्कर हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ केयर वालों की, तो ये सारे के सारे ऑक्यूपेशन जो हैं वो बहुत बड़ी गिनती में कनाडा में डिमांड में है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मैंने हेल्थ केयर कह दिया, अगर मैंने इंजीनियरिंग कह दिया, अगर मैंने ट्रेड कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर ऑक्यूपेशन या कोर्स ट्रेड में आता है तो वो जरूरी है कि वो जो है इन डिमांड का हिस्सा हो। आगे वाली लिस्ट में जो बैलेंस लिस्ट है उसमें कई ऐसे आप सुनेंगे, बहुत से ऐसे सुनेंगे जो स्टेम का हिस्सा हैं, ट्रेड का हिस्सा हैं, कई हेल्थ केयर का हिस्सा भी हो सकते हैं जिनका बैलेंस डिमांड है। तो ये हालांकि उसी एरिया से आते हैं लेकिन इनकी उतनी डिमांड नहीं है, ये बैलेंस डिमांड में है, इन डिमांड में नहीं है। तो अब बात करते हैं बैलेंस ट्रेड्स की, जिनकी डिमांड बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। तो जैसा मैंने बताया था कि मेडिकल के, अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, ये नहीं है कि हेल्थ केयर का कुछ भी कर लो वो इन डिमांड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि बैलेंस वाले भी ठीक हैं। हालांकि इसको एंड में प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा तीनों की तीनों कैटेगरी के क्या मायने हैं, कब तक ये चल सकती हैं। तो बैलेंस वाले पहले डिस्कस कर सकते हैं। फार्मासिस्ट इस कैटेगरी में आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फार्मेसी वालों की इन डिमांड में नहीं है, लेकिन बैलेंस डिमांड है। इसके बाद एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट आ गए, वेटनरी वाले आ गए, ये भी बैलेंस में है। ऑप्टिशियंस आ गए जो ऑप्टिशियंस का काम करते हैं, तो वो आ गए। डेंटल हेल्थ केयर वाले आ गए, ये बैलेंस डिमांड है इनकी। यहाँ आगे डेंटिस्ट जो हैं वो उनकी डिमांड वो हाई डिमांड में है, लेकिन डेंटल हेल्थ केयर वाले हैं जो ये जो है बैलेंस में है। तो मेडिकल के सारे जो हैं वो इन डिमांड नहीं है। अगर हम बात करें अब स्टेम वालों की, मैंने आपको बहुत पहले कहा कि जो स्टेम वाले हैं वो भी सारे के सारे में, जैसे आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर लिया, आपने माइनिंग इंजीनियरिंग कर ली, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लिया, आपने लैंडस्केप एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन हैं आप जो है इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर हैं आप। हालांकि ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसमें डिप्लोमास भी होते हैं, इसमें डिग्रीज भी होते हैं, लेकिन ये बैलेंस डिमांड में है, हाईली इन डिमांड में नहीं है। अगर हम ट्रेड वालों की बात करें, ट्रेड में मैंने आपको पहले बता दिया प्लम्बर वगैरह कि वो बहुत हाईली इन डिमांड है, लेकिन सारे के सारे नहीं है। ट्रेड हेल्पर एंड लेबरर्स हो गए, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर एंड सुपरवाइजर हो गए, सा मिल मशीन ऑपरेटर हो गए, पल्प मिल मशीन ऑपरेटर हो गए, इंडस्ट्रियल सीइंग मशीन ऑपरेटर हो गए। तो ये कई ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलर्स हो गए, जो हालांकि ट्रेड का हिस्सा होते हैं। अगर हम इनको बोलते हैं, अगर आप इनमें आपने ये कोर्स किया है तो आप अपने आप को ट्रेड ऑक्यूपेशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हाईली इन डिमांड नहीं है, ये बैलेंस में है। इसीलिए मैंने कहा कि ये नहीं है कि आपने वो कर लिया तो वो हाईली इन डिमांड हो गए। इसके अलावा बैलेंस में और कौन आता है, जितने भी टीचर आ गए, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स आ गए, चाहे ऑथर्स एंड राइटर्स आ गए, इसके अलावा ट्रांसलेटर्स आ गए, स्कूल प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ आता है वो आगे। इसके अलावा जो आर्ट्स से रिलेटेड जो आते हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं तो उसमें मैनेजर्स आ गए, जो मैनेजर खास करके सोशल कम्युनिटी में आते हैं। रिटेल एंड होल सेल ट्रेड मैनेजर आ गए, ये भी इसका पार्ट है। रिसेप्शनिस्ट आ गए, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का या रिसेप्शनिस्ट का कोर्स करते हैं तो वो इस डिमांड में है। इसके बाद पर्सनल क्लर्क्स आ गए। इसके अलावा सोशल एंड कम्युनिटी जो है वो वर्कर आ गए। इसमें जो बैलेंस डिमांड में एक ऐसा ट्रेड मैंने निकाला है, हालांकि मैं इसको ये नहीं कहूँगा ये इन डिमांड रहता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड असिस्टेंट्स, तो इन्होंने बैलेंस में दिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मैं लास्ट में प्रॉपर्ली डिस्कस करूँगा, हालांकि इन्होंने बैलेंस में दिखाया हुआ है, इसका नॉ कोड बताया है 4214, लेकिन किसी प्रोविंस में, कृषि में क्या काफ़ी प्रोविंस में आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो हाईली इन डिमांड में मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है जो मैं आपके साथ लिस्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ उसमें अगर बैलेंस में आ गए तो इन डिमांड में नहीं है, वो किसी और प्रोविंस में इन डिमांड में हो सकता है। ये मैंने सारे के सारे कनाडा की जो है वो उठाई है। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम की बात करें तो मैनेजमेंट के मोस्टली प्रोग्राम जो है वो बैलेंस में है। HRM वाले आगे, एडमिनिस्ट्रेटर वाले आगे, एग्जीक्यूटिव आगे, अकाउंटिंग वाले आगे, बैंकिंग वाले आगे, फाइनेंशियल वाले आगे, कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर आगे, जितने तरह के भी सेल्स मैनेजर आगे, फाइनेंशियल मैनेजर्स आगे। तो ये सारे के सारे जो है मैनेजमेंट के जो है, ना तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ना ही ये है कि ये अंडर डिमांड है, इनको कोई
मतलब जॉब नहीं मिल सकती है। तो ये एक बैलेंस इसका हिस्सा है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है ये बहुत बड़ी है। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करने लगूं तो ये वीडियो जो है घंटा या 1.5 घंटे की हो जाएगी। तो जो इन डिमांड में नहीं है उनमें से मोस्टली जो कोर्सेज हैं वो बैलेंस शीट में चलते हैं, क्योंकि अगर हम सरप्लस की बात करें, सरप्लस में बहुत ही लिमिटेड गिनती के जो प्रोग्राम या कोर्सेज या ऑक्यूपेशन है वो जो लेस प्रेफर्ड या सरप्लस में आते हैं। अगर हम सरप्लस की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड ऑक्यूपेशन या कोर्स ऐसे हैं जो सरप्लस में हैं। सरप्लस का मतलब ये है कि जिनकी वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ उनकी जॉब वैकेंसीज बहुत कम है। ये मैं इसीलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप जो कोर्स करते हैं उनमें से कोई भी नहीं है। डेटा एंट्री क्लर्क्स हो गए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर हो गए, लाइब्रेरी वाले हो गए, कोरियर मैसेंजर हो गए, टेक्निकल ऑक्यूपेशन इन आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग सर्वेइंग वाले हो गए, ट्रैवल काउंसलर हो गए, सर्विस स्टेशन अटेंडेंट हो गए, टेक्निकल ऑक्यूपेशन वही हो गया जो आर्किटेक्चर वाला। तो बहुत ही कम ऐसे हैं जिनका सरप्लस है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली दो चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, इन डिमांड और जो आपका बैलेंस है। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कनाडा में इस टाइम पे अगर तो वो इस चीज़ को लेके चलते हैं कि जिनकी बहुत ही ज़्यादा हाईली इन डिमांड है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, जिसमें ट्रेड वाले कुछ आ गए, कुछ स्टेम वाले आ गए, हेल्थ केयर वाले आ गए, मोस्ट ऑफ द, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कनाडा को सिर्फ हाईली इन डिमांड वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, कनाडा को बैलेंस वालों की भी ज़रूरत है। कनाडा को एचआर मैनेजर भी चाहिए, कनाडा को जो हेल्थ केयर के मैंने इनबैलेंस आपको बताए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल वाले हो गए, उनकी भी ज़रूरत है। जिसमें मैंने आपको ट्रेड वाले बताए थे, जिसमें बहुत सारे मशीन ऑपरेटर थे, तो उनकी भी ज़रूरत है। तो ये नहीं है कि हाईली इन डिमांड वाले ही सिर्फ कनाडा में जॉब कर सकते हैं या पीआर हो सकते हैं। जो बैलेंस कैटेगरी है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा नॉक जो कोड हैं, वो जो कैटेगरीज हैं वो इसमें लाई करती हैं। तो आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि बैलेंस जो वो कहते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे कोर्स उठाए जाते हैं जिनको वो इन डिमांड हाईली डिमांड का हिस्सा रहते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये कोई इन डिमांड वाली लिस्ट दे भी देते हैं किसी भी कंट्री में, मान लीजिए आज जो सिनेरियो कनाडा का चल रहा है, वहाँ पे पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ट्रेड वर्कर, हेल्थ केयर बहुत बड़ी गिनती में ये कह रहे हैं कि डिमांड में है। लेकिन वहाँ पे क्या आ जा रहे हैं, इस टाइम पे जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो मोस्टली उसी में जा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वहाँ पे स्टडी ली है, वो उसको छोड़ के वो स्टडी करने लग गया है। अगर किसी का कोर्स भी पूरा हो गया है तो भी उसने वो स्टडी उठा ली है। अगर कोई वहाँ पे वर्क परमिट पे है तो उसने उसका कोर्स करना शुरू कर दिया। तो क्या 2 साल के बाद, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जब इतने ज़्यादा लोग उस टाइम पे उस कोर्स को करने लग जाएंगे, उस स्टडी को करने लग जाएंगे, क्या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो कोर्स उतना ही डिमांड में रह पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो आज हाईली इन डिमांड ऑक्यूपेशन हम कह सकते हैं, क्या वो 2-3 साल में ये डिमांड में रह पाएंगे? या इस लिस्ट को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में ये मैंने जो आपको इन डिमांड बताई है पूरे कनाडा के हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली अपना सारा वर्क करना है, रिसर्च करनी है, तो इसमें आपको टिप दे देता हूं एक। आपने सिर्फ कनाडा का नहीं देखना है, आपने जो मैंने वेबसाइट से आपको बताई, जिस प्रोविंस में आप रहते हैं उस प्रोविंस में आगे चल के उनके हाई डिमांड कोर्सेज वो निकाल सकते हैं। जो बैलेंस है वो भी आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका प्रेजेंट कोर्स या ऑक्यूपेशन क्या उसमें लाई करता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कनाडा के एक हिस्से में एक लोगों की ज़रूरत है और सेम लोगों की ज़रूरत दूसरे हिस्सों में है। तो जितनी भी प्रोविंस है वो अपने अपने हिसाब से, जैसे वहाँ पे बिजनेस ऑपरेट होते हैं, जैसे वहाँ पे काम चलते हैं, उसी के हिसाब से वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है। ब्रिटिश कोलंबिया में आईटी इंजीनियर्स की ज़रूरत है। आउटर स्टेट्स में हो सकता है कि जो लोग ट्रेड्स में ज़्यादा हों उनकी ज़रूरत हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रोविंस में आप रहना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो ऑक्यूपेशन आपका है, जो कोर्स आपका है, वो फाइंड आउट कर लें कि किस प्रोविंस में उसकी डिमांड है, वहाँ पे आप रीलोकेट भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसे जो चीज़ें आप कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हालांकि एक और वीडियो भी इस पर बन सकती है,
तो देखते हैं आने वाले दिनों में कि अगर कोई और क्वेश्चन उठते हैं तो उसका दूसरा पार्ट, या इसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपकी तरफ से, तो इसका दूसरा पार्ट भी हम बना सकते हैं। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, जितनी मैं 20-25 मिनट में इसको दे सकता था, उतनी इन्फॉर्मेशन अब मैंने आपको दी है। बहुत से क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, बहुत से डाउट आपके माइंड में अभी भी होंगे इस चीज़ को लेकर, खास करके अपने पर्टिकुलर कोर्स को लेकर। अगर हैं तो नीचे ले दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को सर्च करने में और इस वीडियो को बनाने में, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।